छाया ने करवट बदली और सोने की कोशिश की, मगर उसे नींद ही नहीं आ रही थी। कई रातों से ये सिलसिला चल रहा था। वो रातों को चैन से सो ही नहीं पाती थी। उसका गला सूख रहा था। उसने अपने बिस्तर के पास रखी मेज पर से पानी का जग उठाया, मगर वो जग खाली था। अरे, मैं तो इसमें पानी रखना ही भूल गई। ये कहकर छाया ने जग को वापस मेज पर रख दिया। रात के 2:30 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा था। छाया उठी और किचन की तरफ चल पड़ी। किचन में जाकर उसने फ्रिज खोला और उसमें से ठंडे पानी की बोतल बाहर निकाली। उसने पानी कोई ग्लास में डाला ही था कि उसे अपने पीछे कोई आहट सुनाई दी। छाया चौंक गई और उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। किचन के बाहर जो गलियारा था, वहाँ एक बल्ब जल रहा था। छाया ने पानी का ग्लास अपने हाथों में ले लिया। वो उस ग्लास को होठों से लगाने ही वाली थी कि उसे लगा उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो उसे गलियारे में एक काली परछाई नजर आई। कौन है वहाँ? छाया ने कांपती हुई आवाज में पूछा। छाया पानी का ग्लास हाथों में लिए उस परछाई को देखते हुए धीरे धीरे गलियारे की तरफ आगे बढ़ी। परछाई को देखकर लगता था कि वो किसी औरत की परछाई है। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उस औरत ने अपने दाएं हाथ से बालों को सहलाया। छाया ने देखा कि उसके नाखून बहुत लंबे और खूंखार थे। छाया किचन के दरवाजे पर खड़ी हो गई और उसने धीरे से गलियारे में झांक कर देखा। वहाँ उसने जो दृश्य देखा उससे उसके होश उड़ गए। गलियारे में कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर एक परछाई नजर आ रही थी, एक खूंखार काली परछाई। छाया इतनी ज्यादा डर गई कि वो बेहोश होकर फर्श पर ही गिर गई। राशि बेटा उठ, सरस्वती की आवाज में घबराहट थी। क्या हुआ माँ? राशि आंखें बंद किए बिस्तर पर ही पड़ी रही। इतनी जल्दी क्यों उठा दिया? अभी तो ठीक से सुबह भी नहीं हुई। छाया की तबीयत खराब है। सरस्वती राशि के बिस्तर पर जाकर बैठ गई। तुझे आज ही केवटपुर जाना होगा। दामाद जी लंदन गए हैं और छाया वहाँ अकेली है। तेरे पापा के घुटनों का ऑपरेशन अभी अभी हुआ है और मुझे उनकी देखभाल करने के लिए यहीं रुकना होगा, नहीं तो मैं भी चलती तुम्हारे साथ। लेकिन दीदी को हुआ क्या है? अब तुझे मैं क्या बताऊं बेटा। सरस्वती की आंखें भर आई। किसी की नजर लग गई है मेरी छाया को। छाया की शादी केवटपुर के सबसे बड़े रईस मल्होत्रा परिवार में हुई थी। उसके पति आदित्य मल्होत्रा अपने बिजनेस के सिलसिले में लंदन गए हुए थे। छाया बड़ी सी हवेली में अपने 5 साल के बेटे आर्यन के साथ अकेले रहती थी। आदित्य अक्सर यूं ही काम के सिलसिले में छाया को घर पर अकेले छोड़कर बाहर चला जाता था। छाया के लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसके साथ बहुत अजीब घटनाएं हो रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान थी। राशि के आने से छाया को थोड़ी राहत मिली। उसके कहने पर छाया एक मानसिक रोग चिकित्सक डॉक्टर मिश्रा के पास गई। ऐसा तुम्हारे साथ कब से हो रहा है छाया? डॉक्टर मिश्रा ने पूछा। जी पिछले 6 महीनों से। छाया ने सहमते हुए कहा। मेरी सास की मौत के 1 हफ्ते बाद मुझे पहली बार ऐसा अनुभव हुआ। उनकी मौत कैसे हुई थी? दिल का दौरा पड़ने से। तुम्हारी सास के साथ तुम्हारे संबंध कैसे थे? उनका स्वभाव बहुत विचित्र था। छाया का चेहरा उतर गया। विचित्र मतलब? डॉक्टर मिश्रा ने छाया को ध्यान से देखा और पूछा, क्या वो तुमसे अच्छा बर्ताव नहीं करती थी? क्या वो बहुत डांटती थी तुम्हें? डांटना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने तो मुझसे कभी एक शब्द तक नहीं कहा। छाया ने अपने सिर को पोंछते हुए कहा। और मुझसे तो क्या, मैंने तो उन्हें किसी से बात करते हुए नहीं देखा। सिर्फ इतना ही नहीं, वो तो किसी से मेल जोल भी नहीं रखती थी। हमारी शादी पर भी नहीं आई, बस एक बंद कमरे में बैठी रहती थी, जिसके अंदर प्रवेश करने की इजाजत किसी को भी नहीं थी। बस एक नौकरानी उन्हें कमरे में खाना देने जाती थी और कमरे की साफ सफाई भी करती थी। तुम कभी उनसे मिलने नहीं गई? हाँ, एक बार गई थी। छाया के हाथ ठंडे पड़ गए थे और वो उन्हें बार बार रगड़ कर गर्म कर रही थी। उनके कमरे के दरवाजे पर बहुत सारे ताबीज बंधे हुए थे। मैंने दरवाजा खटखटाया तो उन्होंने मुझसे चले जाने के लिए कहा और फिर मैं दोबारा कभी वहाँ नहीं गई।
इसका मतलब ये है कि उन्होंने कभी भी तुमसे बातचीत की ही नहीं। नहीं की है ना, सिर्फ एक बार। छाया ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। पहली और आखिरी बार कब? उनकी मृत्यु से कुछ क्षण पहले। क्या कहा था उन्होंने? रात के लगभग 2:30-3 बजे होंगे। मैं सो रही थी। वो दौड़ती हुई आई और मुझसे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। वो बहुत घबराई हुई सी लग रही थी। उनका पूरा बदन ठंडा पड़ गया था और वो थर थर कांप रही थी। उन्होंने मुझसे सिर्फ इतना कहा, एक काली परछाई। इतना कहकर छाया एकदम से चुप हो गई। फिर क्या हुआ छाया? डॉक्टर मिश्रा ने बड़ी कौतुकता से पूछा। अगले पल उन्होंने दम तोड़ दिया। तो ये बात है। डॉक्टर मिश्रा ने अपनी मेज पर से एक कलम उठाई और एक पर्चे पर कुछ लिखने लगे। देखो छाया, तुम्हारी सास की मौत तुम्हारी आंखों के सामने हुई है। तुम अब भी उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई हो। तुम्हारी सास ने मरते वक्त जिस काली परछाई का जिक्र किया था, तुम उसे ही बार बार देखती हो। ये सब सिर्फ तुम्हारा वहम है। नहीं डॉक्टर, ये मेरा वहम नहीं है। छाया रोने लग गई। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है। ऐसा सचमुच होता है मेरे साथ। दवाइयाँ सही वक्त पर लेती रहना। पर्चा छाया को पकड़ाते हुए डॉक्टर मिश्रा ने कहा, सब ठीक हो जाएगा। छाया राशि को साथ लिए डॉक्टर के कैबिन से बाहर निकल आई। राशि, छाया रोते हुए बोली, मैं सबको कैसे यकीन दिलाऊं? तुम चिंता मत करो दीदी। राशि ने छाया के आंसू पोंछे और कहा, माँ ने तुम्हें मंदिर ले जाने के लिए कहा है। शाम होने वाली है, चलो जल्दी चलते हैं। ठीक है राशि। संध्या की आरती के बाद भी छाया मंदिर में ही बैठी रही। उसे घर वापस जाने के ख्याल से भी बहुत डर लग रहा था। मंदिर के पुजारी जब प्रसाद देने आए तो छाया से उसके दुख का कारण पूछा। छाया ने उन्हें सब कुछ बता दिया। यहाँ से थोड़ा आगे एक आश्रम है, वहाँ पर एक बाबा है, वो परम ज्ञानी है। पुजारी जी बोले, अब वे ही तुम्हें इस संकट से मुक्त कर सकते हैं बेटी। छाया राशि को लेकर उन बाबा के आश्रम चली गई। बाबा ने छाया को यह आश्वासन दिया कि वो उसकी हर संभव सहायता करेंगे। छाया ने उन्हें अपनी व्यथा कह सुनाई। मैंने बहुत सुना है तुम्हारे परिवार के बारे में। बाबा को जैसे अचानक कुछ याद आ गया। तुम्हारी सास की सास का देहांत भी किसी बहुत दर्दनाक हादसे में हुआ था ना? हाँ, छाया ने कहा, मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना है। उनकी मौत हमारी शादी से पहले ही हो चुकी थी। तुम्हारे घर में जो भी स्त्री ब्याही जाती है वो इसी तरह किसी न किसी हादसे का शिकार हो जाती है। बड़ी विचित्र बात है। तभी बाबा की नजर छाया के गले में पड़ी। उसने एक हार पहना था। ये हार किसने दिया तुम्हें? ये हमारा खानदानी हार है। छाया ने हार को अपनी उंगलियों से छुआ और कहा, ये सास के गुजर जाने के बाद बहू को दिया जाता है। बाबा ने अपना हाथ छाया के सिर पर रखा और कहा, मैं ध्यान लगाकर देखता हूँ कि आखिर कौन सी शक्ति है जो तुम्हें इतने टाइम से परेशान कर रही है। बाबा ध्यान में लीन हो गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने आंखें खोली और छाया को देखा। छाया, तुम्हारा परिवार एक यक्षिणी के प्रकोप से ग्रस्त है। बाबा बहुत चिंतित लग रहे थे। ये कहानी शुरू होती है प्रताप मल्होत्रा से, जो तुम्हारे ससुर के परदादा थे। उन्हें अपने गांव की एक सुंदर लड़की शांति प्रिया से प्यार हो गया था। तुम्हारा जो खानदानी हार है वो प्रताप ने शांति प्रिया के लिए ही बनवाया था, लेकिन उनके पिता को ये रिश्ता कतई मंजूर नहीं था, क्योंकि शांति प्रिया एक गरीब किसान की बेटी थी। उन्होंने कुछ गुंडों को भेजकर बेचारी शांति प्रिया की हत्या करवा दी। शांति प्रिया के पिता को जब ये पता चला तो वो अपनी बेटी के गम में पागल हो गए। उन्हें तंत्र मंत्र का ज्ञान था। उन्होंने तंत्र विद्या की मदद से शांति प्रिया को यक्षिणी बना दिया। उस यक्षिणी ने ठान लिया कि अगर वो मल्होत्रा परिवार की बहू नहीं बन पाई तो वो किसी और को भी नहीं बनने देगी, और इसीलिए मल्होत्रा परिवार की बहुओं की यूं अकाल मृत्यु हो जाती है। उनकी हत्या और कोई नहीं बल्कि शांति प्रिया ही कर रही है। क्या उस यक्षिणी से मुक्ति पाने का कोई उपाय नहीं है? छाया ने हाथ जोड़ते हुए पूछा। शांति प्रिया के पिता ने उसका शव शरीर जंगल के सबसे पुराने बरगद के पेड़ के अंदर बने एक कोटर में छुपा दिया है। हमें उसके शव को जलाना होगा। ठीक है। राशि उठ खड़ी हुई। तो फिर अभी चलते हैं।
छाया और राशि को साथ लेकर बाबा उस बरगद के पेड़ के पास जा पहुँचे। उन सब ने मिलकर उस पेड़ में आग लगा दी। पर विचित्र बात ये हुई कि पूरा का पूरा पेड़ तो जल गया, लेकिन शांति प्रिया का शरीर नहीं जला। ये क्या हो रहा है बाबा? छाया ने हैरान होकर पूछा। रुको, मुझे ध्यान करने दो। बाबा ने अपनी आंखें बंद की और दोबारा ध्यान में लीन हो गए। छाया और राशि बड़ी बेसब्री से इंतजार करने लगे। इतने में शांति प्रिया की काली परछाई जलते हुए बरगद के पेड़ से निकली और छाया पर अपने नाखूनों से वार करने लगी। हमारी रक्षा कीजिए बाबा। अपनी बहन की दुर्दशा देखकर राशि जोर से चिल्लाई। वो हार? बाबा ने झट से आंखें खोली और छाया से कहा, तुम्हारा वो खानदानी हार ही सारे फसाद की जड़ है। उसे नष्ट कर दो छाया, तो ये यक्षिणी भी नष्ट हो जाएगी। ये सुनते ही छाया ने अपना हार उतार दिया और उस आग में फेंक दिया। हार के नष्ट होते ही यक्षिणी भी गायब हो गई। बाबा ने कोटर से शांति प्रिया की राख निकाली और छाया को देते हुए कहा, इसे गंगा में विसर्जित कर देना। जाने से पहले बाबा ने छाया और राशि के सिर पर हाथ रखा और उन्हें आशीर्वाद दिया। उनका आशीर्वाद लेकर वो दोनों खुशी खुशी अपने घर लौट आए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए सुनते हैं अब अगली कहानी। ये बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में था। कॉलेज की ओर से हम सभी कैंप करने के लिए जंगल में गए थे। उन दिनों हल्की ठंड थी। हम सब ने पूरी रात कैंप फायर के साथ डांस करने और गाना गाने का प्रोग्राम बनाया। मुझे और मेरे सभी साथियों को कैंप आग जलाने के लिए लकड़ियां लाने का काम सौंपा गया। हम सब साथ निकले थे, लेकिन मैं जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य में भटकता हुआ अकेले ही बहुत दूर निकल गया था। अचानक आसमान बादलों से भर गया और भारी गर्जना के साथ बारिश होने लगी। बारिश तेज होने लगी तो मैंने पेड़ के नीचे खड़ा रहना सही नहीं समझा और आसपास किसी घर की तलाश करने लगा। तभी कुछ दूर लाल ईंटों से बना एक शानदार घर दिखाई दिया। घर बारिश से पूरी तरह धुल चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उस घर में ढेर सारे लोग रहते हैं। मैं तेजी से भागता हुआ उस बिल्डिंग में घुस गया और सामने से आती हुई एक खूबसूरत नर्स से टकराते टकराते बचा। नर्स ने मुझे घूर कर देखते हुए कहा, बहुत ज्यादा भीग गए हो, सर्दी लग जाएगी। उधर बाईं तरफ एक स्टोर रूम है, वहाँ जो भी मिले उससे कहना सिस्टर जूलिया ने सूखे और साफ कपड़े मुझे देने को कहा है, वो तुम्हें कपड़े दे देंगे। मैं हक्का बक्का मुंह फाड़े बस सिस्टर जूलिया को देखता ही रह गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरी स्थिति देखकर सिस्टर जूलिया खिलखिलाकर हंसने लगी और बोली, पहले तो तुम अपना मुंह बंद करो, वरना तुम्हारे मुंह में मच्छर घुस जाएंगे, और अब जाकर जैसा कहा है वैसा ही करो। मैंने हल्के से हाँ में सर हिला दिया। सिस्टर जूलिया की बताई दिशा में मैं जाने को मुड़ गया। अभी कुछ 10 कदम ही चला था कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा। मेरे सामने आर्मी की वर्दी में मुस्कुराता हुआ एक युवक खड़ा था। मेरा आश्चर्यचकित चेहरा देखकर उस युवक को हंसी आ गई। उसने दृढ़ स्वर में धीमे से कहा, मैं कैप्टन विनोद, ये हमारे देश की आर्मी का हॉस्पिटल है। कैप्टन विनोद की बातें सुनकर मैं आश्वस्त हो गया। मैं धीरे धीरे सामान्य हो गया। मैंने कैप्टन विनोद को सिस्टर जूलिया की कही बातें बताई। मेरी बात सुनकर कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई। कैप्टन विनोद बोले, तुम सिस्टर जूलिया से भी मिल चुके? जी, क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें सूखे कपड़े दे देता हूँ, तुम कपड़े चेंज कर लो, नहीं तो सच में सर्दी लग जाएगी। मैं कैप्टन विनोद के पीछे पीछे एक बड़े से कमरे में पहुँच गया। कमरे के चारों ओर हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे। एक तरफ बड़ा सा बेड पड़ा हुआ था। बेड के सामने एक सोफा था। बीच में एक टेबल था जिस पर 2 ग्लास और एक बड़ी बोतल ब्रांडी की और 1-2 न्यूज़पेपर पड़े हुए थे। कमरे के एक कोने में बड़ी सी अलमारी थी जिसमें से कैप्टन विनोद ने मेरे लिए आसमानी रंग का कुर्ता पजामा निकालकर मुझे दे दिया और कमरे से लगे बाथरूम की तरफ इशारा किया। मैं बाथरूम से कपड़े बदलकर जैसे ही निकलने लगा, मेरी नजर बाथरूम के एक दीवार पर पड़ी। वहाँ पर खून के छींटे पड़े हुए थे। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गया और जल्दी से बाहर निकलने को मुड़ा ही था कि बाथरूम में लगे आईने में खुद को देखकर डर गया।
क्योंकि आईने में मेरा पूरा शरीर तो नजर आ रहा था, लेकिन मेरे शरीर पर से मेरा सर गायब था। अब मुझे डर लगने लगा और मैं हड़बड़ाकर बाथरूम से निकल गया। मुझे इस तरह बाहर निकलते हुए देखकर कैप्टन विनोद ने हंसकर पूछा, क्या हुआ? अरे हाँ, तुमने तो अभी तक मुझे अपना नाम ही नहीं बताया। मैं वहाँ से निकलने लगा। तभी कैप्टन विनोद बोले, कहाँ जाओगे? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन अचानक तुम जाना क्यों चाहते हो? मैं समझ नहीं पा रहा। मैंने कैप्टन विनोद से कहा, आपकी बाथरूम की पूरी दीवार खून के छींटों से भरी हुई है और बाथरूम में लगा वो आईना, वो बहुत अजीब है। उसमें मेरा पूरा शरीर तो दिखाई दिया, लेकिन मेरा सिर ही गायब है। अब मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा। बारिश में भीगता हुआ ही अपने कैंप चला जाऊंगा। ये कहते हुए मैं कमरे से बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। रुको! तभी कैप्टन विनोद की कड़कती आवाज गूंजी, तो आखिरकार तुमने सब कुछ देख ही लिया? जी, क्या मतलब है आपका? डर के मारे मेरी आवाज ही नहीं निकल रही थी। मतलब चाहे जो हो, तुम तब तक यहाँ से नहीं जा सकते जब तक मैं तुम्हें कुछ बता ना दूं। क्या बताना चाहते हैं आप मुझे? कैप्टन विनोद ने कहा, जो आज तक कोई नहीं जान सका। जो आज तक कोई नहीं जान सका, वो मैं भी जानकर क्या करूंगा? प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैं डर से रुआंसा हो गया। कैप्टन ने कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। सैनिक सबकी रक्षा करते हैं। मैं भी तुम्हारी रक्षा ही कर रहा हूँ। कैप्टन विनोद के स्वर में थोड़ी कोमलता थी। आओ मेरे साथ इस सोफे पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। पूरी कहानी सुनाते ही मैं खुद तुम्हें तुम्हारे कैंप तक जिप से छोड़कर आ जाऊंगा। तुम अपने कॉलेज कैंप से बहुत दूर आ गए हो। वहाँ तक अब तुम चलते हुए नहीं पहुँच पाओगे। कैप्टन के स्वर में ना जाने कैसी आसक्ति थी। मैं जाकर उनके बगल में सोफे पर बैठ गया। कैप्टन विनोद कहने लगे, दुश्मनों ने धोखे से हमारे अस्पताल को अपना निशाना बनाया। दुश्मन देश के 2 सैनिक हमारे सैनिक की वर्दी में हमारे ही एक घायल सैनिक को लेकर आए। वो घायल था और हमारे देश की सेना ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। दुश्मनों ने साजिश के तहत उसे घायल होते ही घुसपैठियों ने कहीं छुपा दिया था। अचानक से अपने खोए सैनिक को अपने हॉस्पिटल में वापस देखकर हम सब खुश हो गए थे और बिना अधिक जांच पड़ताल किए हॉस्पिटल के गेस्ट रूम में घायल को लेकर आने वाले उन चंद भेषधारियों को ठहरने की इजाजत दे दी। अभी उस सैनिक का इलाज चल ही रहा था कि जोरों का ब्लास्ट हुआ और एक ही पल में पूरा हॉस्पिटल एक खंडहर में बदल गया। मैंने कहा, लेकिन हॉस्पिटल तो आज भी अपनी शानदार स्थिति में ही है। मेरी बात को अनसुना कर कैप्टन विनोद ने अपनी बात जारी रखी। कोई नहीं बचा उस ब्लास्ट में। दीवार पर पड़े खून के छींटे भी उस ब्लास्ट में मारे गए हॉस्पिटल के कर्मचारियों के हैं। मैंने फिर कहा, हाँ, पर ये हॉस्पिटल तो मुझे खंडहर नहीं दिखाई देता। जवाब में कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान फैल गई और उनका चेहरा अजीब से भावों से भर गया। मैं उनके चेहरे को देखकर अंदर तक दहल गया। फिर भी मैंने हिम्मत करके पूछा, आप ब्लास्ट में कैसे बच गए? मेरी बात सुनते ही कैप्टन ठहाका लगाकर हंसने लगा और मुझ पर एक भरपूर नजर डालते हुए कहा, ये कहानी आज से सिर्फ 10 साल पहले की है और मैं तो आज से 50 साल पहले ही मर चुका हूँ। इसके आगे उन्होंने क्या कहा मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे अपने चेहरे पर गीलेपन का एहसास हुआ तो जैसे मैं नींद से जागा। मेरे सभी सहपाठी और टीचर मेरे चारों तरफ खड़े थे। जैसे ही मैंने आंख खोली, मेरे सर ने कहा, हे भगवान, शुक्र है तुम्हें होश तो आया। मैंने कहा, तो क्या मैं बेहोश था? टीचर ने कहा, हाँ, तुम जंगल में न जाने कहाँ भटक गए थे। जब सभी वापस लौट आए और तुम नहीं आए तो हम सभी मिलकर तुम्हें ढूंढने निकल गए। बहुत दूर जाने के बाद हमें एक जीप आते हुए दिखाई दी जिसमें एक आर्मी ऑफिसर तुम्हें पीछे की सीट पर सुलाए हुए हमारे कैंप को ढूंढते हुए आ रहे थे। उन्होंने हम सबको भी अपनी जीप पर बिठाया और कैंप तक छोड़कर वापस गए। हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की,
लेकिन वो ये कहते हुए चले गए कि अभी नहीं रुक सकते, एक जरूरी काम है। जब हमने उनको तुम्हारे बेहोश होने और उन तक तुम्हारे पहुंचने के बारे में पूछा तो बोले समर ही सारी बात बताएगा और जो भी बताएगा वो एक एक अक्षर सच होगा। सब उत्सुकता से मेरी ओर देखने लगे। मैंने धीमे स्वर में पूछा, क्या उनका नाम कैप्टन विनोद था? सर ने हाँ में सर हिलाया। मैंने सबको उधर चलने को कहा जहाँ से सभी ने कैप्टन को आते हुए देखा था। पहले तो सब जाने को तैयार नहीं हुए, लेकिन मेरे बहुत कहने पर वो सब मान गए। सुबह होते ही हम लोग उधर गए। मैं उस जगह पर पहुंचकर पूरी तरह चौंक गया, क्योंकि वहाँ एक अध जला खंडहर था और वहीं पर एक टूटे हुए पत्थर पर लिखा था आर्मी हॉस्पिटल। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए अब सुनते हैं अगली कहानी। बात तब की है जब मैं हिमाचल में रहा करता था मेरे दोस्तों के साथ, ऋषि, जॉर्डन और केशव। हम सब ने साथ में ही अपनी पढ़ाई की और अब साथ में ही यहाँ नौकरी कर रहे हैं। उस शाम ऋषि के घर से फोन आया कि उसके बड़े भाई की शादी पक्की हो गई है और 2 दिन में सगाई है और उसे सगाई अटेंड करनी ही करनी है, वो भी हम सब के साथ। ऋषि ने जब हमें सगाई की बात बताई तो वो इतना खुश था कि मानो उसकी सगाई तय हुई है। सगाई की बात सुनकर जॉर्डन ऋषि से मजाक में बोला, चल यार, अब तो भैया की शादी पक्की हो गई है तो पार्टी तो बनती ही है। ऋषि भी कह देता है, हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, परसों निकलते हैं तब पार्टी करेंगे। फिर 2 दिन बाद हम सब ऋषि के घर के लिए निकले, जो कि नोएडा में था। हम सब एंजॉय करते हुए जा रहे थे और ऋषि ड्राइव कर रहा था। काफी सुनसान इलाकों के बाद करीब 1 बजे ऋषि ने एक बार पर गाड़ी रोक दी और सबके लिए एक एक बोतल बियर और कुछ खाने का सामान लेकर आया। ये लो भाई लोग, ये दारू पार्टी मेरे भाई के शादी की खुशी में। हम सब बियर पी रहे थे, लेकिन ऋषि ने सिर्फ एक ड्रिंक ली और बोतल मुझे थमाते हुए बोला, भाई मुझे अभी ड्राइव करना है, तुम लोग पियो। लेकिन केशव और जॉर्डन ने उसे जबरदस्ती पूरी बोतल पिला दी। अब हम सब काफी नशे में थे और अब केशव ड्राइव कर रहा था। घने जंगलों के बीच से हम काफी तेज रफ्तार में जा रहे थे। जॉर्डन और ऋषि डरावनी बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि 40 साल पहले यहाँ एक लड़की का मर्डर हुआ था। हम सब उसकी बातों पर हंसने लगे। तभी अचानक पता नहीं हमारी गाड़ी के सामने न जाने कहां से एक लड़की आ गई। सब बड़ी जोर से चिल्ला पड़े। केशव ने ब्रेक लगा दी थी, लेकिन तब तक गाड़ी उस लड़की को रौंद चुकी थी। उसकी चीख से हम सब के होश उड़ गए थे और गाड़ी पर खून देखकर हम सब घबरा गए थे। सबका नशा एक झटके में उतर गया था। जॉर्डन अचानक से निकलकर उसकी तरफ जाने लगा। तभी मैंने और ऋषि ने उसे पकड़ा। मैं घबराते हुए बोला, जॉर्डन चल जल्दी, कहीं किसी ने देख लिया ना तो हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। भाई चलो निकलते हैं यहाँ से। वो जो कोई भी था बचा नहीं होगा। इतनी जोरदार टक्कर के बाद और शीशे पर से जल्दी से खून साफ करके हम वहाँ से निकल गए और सीधा जाकर ऋषि के घर रुके। सुबह हो चुकी थी। सब लोगों ने हमारा वेलकम किया और हमें फ्रेश होने के लिए एक रूम मिला। हम सब चुपचाप रूम में चले गए। अभी भी सबके चेहरों की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। तब ऋषि बोला, देखो जो हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। अंधेरे में हमें वैसे भी किसी ने नहीं देखा होगा। अब मूड फ्रेश करो और जल्दी से रेडी होकर चलो, वेन्यू पर भी पहुंचना है। हम सब भी फ्रेश हुए और तैयार होकर निकल गए। वेन्यू थोड़ा दूर था, लेकिन हम में से किसी के चेहरे पर थकान का कोई निशान नहीं था, बस टेंशन और घबराहट थी। हम सगाई में पहुँचे। सब अच्छे से हो रहा था। हम लोग भी खूब एंजॉय करने लगे, मानो जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। फंक्शन खत्म होते होते शाम हो चुकी थी और हम सब थकान के मारे मरे जा रहे थे। ऋषि काम में थोड़ा बिजी था, तो हम तीनों घर के लिए निकलने के लिए जैसे ही गाड़ी में बैठे, हम सब के फोन एक साथ बजे। जॉर्डन तो बैठते ही सो गया और केशव ड्राइव करने के लिए बैठा था, तो उसने भी कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद मैंने फोटोज देखने के लिए अपना फोन निकाला, तब उसमें एक मैसेज पड़ा था। मैंने मैसेज खोला और उसे पढ़कर मेरी नींद गायब हो गई। मैं पसीना पसीना हो गया। मैंने केशव से उसे उसका फोन चेक करने के लिए कहा। केशव ने फोन निकालकर मैसेज पढ़ा तो वो हंसने लगा। अबे ये क्या है? तुम सब मरोगे। मैं अपनी मौत का बदला लेकर रहूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम्हारे फोन से ये मैसेज गया तो तुम भी गए। ये उस ऋषि का ही काम होगा।
तू क्यों इतना घबरा गया? ले, मैंने तो डिलीट कर दिया मैसेज, अब तू भी कर दे। इतने में घर आ गया। मैंने जॉर्डन को उठाया और अंदर ले जाने लगा। तभी केशव बोला, अरे रोहित, ये देख, ऋषि का ही मैसेज आ गया, लेने के लिए बुला रहा है। तू उसे अंदर लेकर जा, मैं उसे लेकर अभी आता हूँ। मैं भी अंदर जाकर कुछ देर तक उस मैसेज और उस रात के बारे में सोचता रहा और सोचते सोचते सो गया। सुबह जॉर्डन ने मुझे उठाया। वो बड़ा घबराया हुआ था। वो रोते हुए बोला, रोहित, केशव और ऋषि अभी तक नहीं लौटे, पता नहीं कहाँ गए। मैंने, जॉर्डन ने और ऋषि की फैमिली ने केशव और ऋषि को कई दिनों तक ढूंढा, लेकिन उनकी कोई खबर नहीं मिली। फिर 4 दिन बाद उनका फोन लोकेशन ट्रेस हुआ और सब लोग वहां पहुंचे। वो वही जगह थी जहां से इन सब की शुरुआत हुई थी, लेकिन वहां बस ऋषि की गाड़ी और उसका फोन मिला और कुछ नहीं, जिसमें वो मैसेज नहीं था। आज 10 साल बाद भी उनकी तलाश जारी है और वो मैसेज आज भी मेरे और जॉर्डन के फोन में है, जो अब भी हमें उस भयानक रात की याद दिलाता है। बरसात की काली रात, शाम का वक्त था। मैं घर के गार्डन में टहलने निकला। मंद मंद हवा चल रही थी। पेड़ पर बैठे पक्षियों की चिलचिलाहट मुझे बड़ी ही बारीकी से सुनाई दे रही थी। मैं गार्डन में लगे आम के पेड़ के नीचे बैठ गया। वहाँ बैठे बैठे मैं बड़े ही ध्यान से एक तोते को देख रहा था, जो पेड़ की डाली पर बैठा था। वो तोता आम को चोंच मार कर खा रहा था। ये दृश्य देखने में मैं मगन हो गया। तभी उतने में ही आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं। मुझे पता नहीं चलता कि कब शाम की रात हो जाती है। रात को खाना खाने के बाद मैं बालकनी में खड़ा था कि तभी जोर जोर से बादल गरजे। मुझे लगा कि अब ये गरज पड़े काले बादल बरसेंगे जरूर। मैं बालकनी से निकलकर बेडरूम में गया। तभी जोर जोर से बरसात चालू हो गई। मैंने तब घड़ी देखी तो रात के 10:30 बज चुके थे। मैं बेड पर लेट गया। न जाने क्यों मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। बस आंख बंद करके मैं बिस्तर पर लेटे हुए था। तभी जोर से आवाज आई। मैंने बेडरूम की लाइट जलाई तो देखा कि खिड़की खुली हुई है। मैंने खिड़की के बाहर झांक के देखा तो पास से बिल्ली गुजर रही थी। अभी 2 सेकंड के लिए तो मेरी सांसें ही रुक गई। मैंने थोड़ा पानी पी लिया और अपने बेड पर आकर वापस बैठ गया। मैंने घड़ी में देखा तो 12:20 हो चुके थे। मुझे नींद तो आ ही नहीं रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर बारिश का आनंद ले लूं। मैं बालकनी में चला गया। बारिश का आनंद लेने बालकनी में हाथ फैलाकर बूंदे अपने हाथ में पकड़ता और छोड़ देता। तभी अचानक मेरी नजर रास्ते पे पड़ी। जोर जोर से बारिश हो रही थी। इतनी तेज बारिश में एक लड़की भीगी भागी सी अकेली ही चली आ रही थी। रात बहुत हो चुकी थी। तभी उस लड़की की नजर मुझ पर पड़ गई। वो मुझसे मदद मांगने लगी। हेल्प हेल्प। मैं बोला, रुको, मेरे गेट पर आ जाओ। मैं घर के बाहर निकलकर गेट पर गया। उसे घर के अंदर बुलाया, उसे तौलिया दिया। अरे, तुम तो पूरी तरह से भीग चुकी हो। वो खुद को तौलिए से पोंछ लेती है। मैंने उसे अपना हेयर ड्रायर दे दिया और कहा कि तुम इससे खुद को सुखा लो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। तुमने कुछ खाया है? कुछ खाओगी क्या? वो लड़की कुछ नहीं बोली। मैंने उसके लिए किचन में जाकर चाय बनाई। उसने मेरी बनी चाय पी ली। बारिश खत्म हो गई थी। वो बोली, अब मैं जाती हूँ। मैंने उसे अपना छाता दिया और कहा कि इसे तुम अपने साथ रखो। वो छाता लेकर चली जाती है और मुझे भी नींद आने लगती है। मैं बेड पर लेट जाता हूँ और पलक झपकते ही मुझे नींद आ जाती है और मैं सो जाता हूँ। सुबह मेरी आँख खुलती है। मैं उठकर सबसे पहले गार्डन में जाता हूँ। मेरे घर के गार्डन में मुझे एक कोने में वो छाता पड़ा हुआ दिखता है, जो मैंने कल रात को उस लड़की को दिया था। मैं उस छाते को देखकर चौंक जाता हूँ। तभी मैं दौड़कर किचन में जाता हूँ। मुझे एक चाय की प्याली दिखती है और वो चाय की प्याली पूरी तरह से भरी हुई होती है। मैं सोचने लगा कि कल रात को मेरे सामने ही तो उस लड़की ने चाय पी ली थी। अब इस प्याली में चाय कहाँ से आई? मैं घर के बाहर निकला। गेट पर गार्ड खड़ा था। मैंने उससे पूछा, कल कहाँ गए थे तुम? गार्ड ने बोला, सर मैंने छुट्टी ली थी और आपको चिट्ठी लिखकर घर के पोस्ट बॉक्स में डाल दी थी। आपने पढ़ी ही नहीं। मेरे भतीजे की मौत हो गई है तो मैं वहीं पर था। जल्दबाजी में मैं आपको बता नहीं सका। मैंने कल रात की सारी बात गार्ड को बताई। गार्ड ने कहा, साहब जी, मैंने भी पड़ोसियों के मुंह से सुना है कि कोई लड़की का भूत लोगों को बारिश में भीगता हुआ दिखाई देता है। गार्ड ने कहा, साहब जी, उस लड़की की कहानी ऐसी है कि वो लड़की एक दिन यहाँ से गुजर रही थी। अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो गई और वो पूरी तरह से भीग गई और ठंड की वजह से कांपते कांपते ही उसकी मौत हो गई।
तब से उस लड़की का भूत मोहल्ले में दिखाई देता है, लेकिन वो लड़की कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। गार्ड की ये बातें सुनकर मैं बहुत घबरा गया। मेरे जीवन की ये बात मैं कभी नहीं भूल सकता। जन्मदिन मुबारक हो मम्मी जी। आप कहाँ थे? मैं कल रात से ही आपका फोन लगा रही हूँ। सॉरी बहू, तुम बच्चों का प्यार मेरे साथ ही रहता है और इस बुढ़ापे में तुम्हारे पापा जी ने जन्मदिन पर मुझे सरप्राइज दिया है। हम लोनावाला आए हैं बेटा, और सोचो कहाँ खूबसूरत से बंगले में रुके हैं जो हमारा ही है। हमारा? हमारी कोई प्रॉपर्टी लोनावाला में नहीं है मम्मी जी। अरे बहू, इन्होंने जन्मदिन पर खरीदा है मेरे लिए। मैं ना कहती थी कि बुढ़ापे में कहीं शांत जगह रहना है, तो इन्होंने ये बंगला गिफ्ट किया है। ऐसा करो तुम लोग भी यहाँ आ जाओ, 3-4 घंटे लगेंगे, डिनर साथ में करेंगे। मैं एड्रेस मैसेज कर रही हूँ। मोबाइल पर मम्मी पापा की सेल्फी, जिसमें बैकग्राउंड में वो लाल बंगला था, साथ में मैसेज में एड्रेस भी था। सासू माँ की बातें सुनकर मीरा खुश कम और परेशान ज्यादा हो गई थी। रवि, ये क्या बात हुई? बंगला और हमें बताया भी नहीं पापा जी ने। तुम्हें पता था क्या? नहीं मीरा, नहीं पता था। अब जाने दो ना, उनका इतना तो हक बनता ही है। सारी उम्र पैसे ही कमाए हैं, सारी उम्र पैसे ही बनाए हैं। अब प्रॉपर्टी डीलर है तो मिल गई होगी कोई सस्ती डील। छोड़ो ना तुम, चलो हम भी निकलते हैं। मुंबई से थोड़ी दूर तो है, चलो तुम अपना मूड ठीक करो। थोड़ी चिंता में ही और खुद पे खोई हुई मीरा सारी तैयारी कर चुकी होती है। गाड़ी मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पर दौड़ रही थी। अभी भी नाराज हो मीरा? नहीं रवि, नाराज नहीं हूँ, पर टेंशन में हूँ। आजकल किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। न जाने क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। रवि ने मीरा की लटकी हुई सूरत को देखकर कहा, कुछ नहीं होगा, तुम खामखा। रवि, आगे देखो। मीरा जोर से चिल्लाई और रवि ने ब्रेक मारा। ब्रेक मारते ही पीछे वाली गाड़ी भी उनकी गाड़ी से टकरा गई, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि वो साइड पर ड्राइव कर रहा था। शाम हो रही थी और स्पीड उतनी नहीं थी। मीरा और रवि अपनी सीट पर शॉक में थे। मीरा, तुम ठीक हो? मीरा जो सदमे में थी। रवि वो गाड़ी के ठीक सामने, वो इतनी बड़ी आकृति में, मैं डर। तभी मीरा के साइड वाली कांच पर किसी ने जोर से धपधपाया। अरे मरना है क्या? हमारा एक्सीडेंट हो जाता तो? मीरा डर से चीख पड़ी। सॉरी सर, वो गाड़ी के सामने कुछ आ गया था। आई एम रियली सॉरी। उस आदमी को निपटा कर रवि ने मीरा को पानी दिया। अचानक मीरा के मोबाइल पर मैसेज पॉप हुआ, हमें बचा लो मीरा, हमने गलती कर दी। रवि, मैंने कहा था ना कुछ गड़बड़ है, मम्मी का मैसेज है, अब क्या होगा? ये कहकर मीरा बुरी तरह से रोने लगी। मीरा, शांत हो जाओ, मैं वहाँ की पुलिस को कॉल करता हूँ, तुम एड्रेस मुझे दो। रवि ने लोनावाला पुलिस को कॉल करके सब कुछ बताया। क्या हुआ रवि, तुम्हारा चेहरा पीला क्यों पड़ गया? तुम ठीक कह रही थी मीरा, कुछ गड़बड़ है। पुलिस कह रही है कि ऐसा तो कोई एरिया ही नहीं है जो इस एड्रेस में है। हो सकता है मम्मी से लिखने में कोई गलती हो गई हो। जो भी हो, अब हम वहाँ पहुँच कर ही देखेंगे। रवि ने गाड़ी स्टार्ट की, पर उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। हार कर एक दूसरी गाड़ी से लिफ्ट लेकर वो लोनावाला पहुँचे। मीरा को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें वहाँ आने से रोक रहा था। पुलिस स्टेशन पहुंचकर उन्होंने वो मैसेज दिखाया। फिर उन्होंने उस नंबर को जीपीएस से लोकेशन चेक किया और वहाँ पहुँचने का प्लान किया। लोकेशन के नजदीक आते ही सड़क खत्म हो गई, सिर्फ काला जंगल था। वो लोग टॉर्च लेकर अंदर चले गए। लोकेशन पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि खुला मैदान था, पर वहाँ कोई बंगला नहीं था। सर, आपसे किसी ने मजाक किया है, यहाँ कोई बंगला नहीं है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मम्मी झूठ क्यों बोलेगी? और उन्होंने मुझे सेल्फी भी भेजी थी बंगले के साथ, ये देखिए। देखिए मैडम, हम ये नहीं कह रहे कि बंगले वाली बात गलत होगी, बस लोकेशन ये नहीं हो सकता। हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। ये फोटो आप हमें भेज दीजिए। मीरा और रवि का बुरा हाल था। जन्मदिन वाला दिन, और वो भी ऐसे खत्म होगा, कभी सोचा नहीं था। मार्केट में एक रूम लेकर वो रात वहीं बिताते हैं। अगली सुबह वो फिर उसी जगह पहुंच जाते हैं। चारों तरफ घूम घूम कर देखा, सिर्फ और सिर्फ खाली जमीन थी और कुछ नहीं था। तभी झाड़ियों में मीरा के पैर से कुछ टकराया। रवि, मम्मी का फोन, मीरा चीखते हुए बोली। मीरा ने फोन ऑन किया। उसमें बहुत सारे फोटो थे। बंगला साफ दिखाई दे रहा था। अंदर के भी काफी फोटोज थे। मम्मी ने वीडियो भी रिकॉर्ड की थी, जिसमें उन्होंने एक औरत को दिखाया जिसे अपनी हाउस हेल्प बताया था। रवि, पुलिस से कुछ नहीं होने वाला। वो इन सब बातों को मानेगी भी नहीं। हमें आजू बाजू के एरिया में पूछना चाहिए। मीरा और रवि पूछने लगे। जो भी मिलता उन सब से पूछते बंगले के बारे में। उस हाउस हेल्प का फोटो दिखा के, शायद लोकल हो तो कोई पहचान ले उसे।
थक कर एक छोटे से ढाबे पर वो लोग चाय पीने के लिए रुके। मैंने सुना है इसके बारे में, वो लड़का जो चाय देने आया उसने कहा। क्या क्या सुना है तुमने, प्लीज बताओ। वो तब तक पीछे से उसकी अधेड़ उम्र की माँ ने आकर उसकी पीठ पर जोर से मारा। कितनी बार कहा है ग्राहक से फालतू बात नहीं करने की। और आप लोगों को और कुछ चाहिए तो ठीक है, वरना जाइए यहाँ से, हमारा समय मत खराब करिए। मीरा को उसका व्यवहार अजीब लगा। उस समय वो लोग वहाँ से निकल गए। फिर इशारे से उस लड़की को बाहर बुलाया और उसके हाथ में 2000 का नोट दिया और उससे पूछा, बताओ क्या पता है तुम्हें वो इस बंगले के बारे में? इस बंगले के बारे में यहाँ कोई बात नहीं करता, आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन वो राक्षसों का बंगला है। मतलब है ही नहीं, है भी और नहीं भी, ये तुम क्या बोल रहे हो? साफ साफ बताओ ना। देखो साहब, मैंने सुना है ये बंगला किसी और लोग का रास्ता है, और वो भी कई 100 साल पुराना। कोई यहाँ पर आता जाता नहीं था, फिर एक बिल्डर ने इसे खरीद लिया और तुड़वा दिया और वहाँ रिजॉर्ट बनाने के लिए सोचा। मत पूछो साहब, फिर उस रोज बहुत सारे लोग मारे गए। सुना है कोई नहीं बचा, किसी न किसी घटना में बिल्डर, उसके काम करने वाले सब मर गए। फिर उस जमीन को वैसे ही छोड़ दिया और वहाँ पर कुछ नहीं बना। आप लोग इस घटना से छेड़छाड़ मत करो। और हाँ, सुना है एक बाई उधर रखवाली करती थी, उसको भी बुलडोजर चलाकर उसी में खत्म कर दिया था। मीरा और रवि के हाथ पांव फूल चुके थे। उन्होंने तय किया कि लड़के की माँ से मिलेंगे, शायद उनको ज्यादा पता होगा। अगले दिन वो उस होटल पहुँचे, लेकिन वो बंद था। पूछने पर पता चला कि कल वहाँ पर आग लग गई थी और वो लड़का उसमें जलकर मर गया। मीरा जोर जोर से रोने लगी। ये सब हमारी वजह से हुआ है रवि। रवि ने उसे चुप कराया और उस औरत के घर पर पहुँचे। उन्हें देखते ही चीखते हुए वो औरत मीरा पर कूद पड़ी। तुम लोग मेरे बेटे को खा गए, मना किया था मैंने उसे। मीरा ने रोते हुए उसे सारी बात बताई कि कैसे उसने भी अपने अपनों को खो दिया है और सिर्फ मदद के लिए ही पूछा था। आप लोग चले जाओ वापस, कोई मदद नहीं होगी। जितनी बातें करोगे उतनी लाशें बिछेगी। मेरा बेटा गया है तो मैं भी जीकर क्या करूंगी, इसलिए मैं बता देती हूँ, हर 10 साल में एक बार जेठ की अमावस्या से 1 हफ्ते पहले वो बंगला वहाँ अपने आप वापस आ जाता है और अमावस्या के दिन गायब हो जाता है। अगर कोई वहाँ गया या फिर उसके बारे में बात भी की तो वो भी चला जाता है, उसके साथ उनके लोग। आपके घर वाले अब कभी नहीं मिलेंगे। वापस चले जाओ और लोगों को जीने दो। उसकी बातें सुनकर मीरा स्तब्ध रह गई। उन दोनों ने फैसला किया वापस से लौट जाने का। वापस आकर मीरा उदास बैठी थी। रवि ने मीरा से कहा, मीरा, मैंने सोचा है कि हम अंतिम क्रिया करवा देते हैं, कम से कम आत्मा तो शांत रहेगी मम्मी पापा की। और इतना कहकर रवि बाहर चला जाता है। जैसे ही रवि गया, मीरा के फोन पर एक और मैसेज आया, हमें बचा लो मीरा। राहुल, जतिन, भरत और दीपक, ये चारों दोस्त शहर में काम की तलाश में आए हुए थे। अपने गांव से शहर में आकर इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी, तो अब ये शहर में ही कोई काम की तलाश में थे ताकि शहर में ये शिफ्ट हो सके। एक कंपनी में चारों इंटरव्यू के लिए जाते हैं। राहुल के तीनों दोस्तों का इंटरव्यू हो चुका होता है और अब राहुल जाता है। राहुल कहता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बॉस कहता है, हाँ अंदर आ सकते हो। बॉस राहुल से बात करता है और वो राहुल से प्रभावित हो जाता है और अंत में कहता है, राहुल, मुझे खुशी होगी कि आप हमारी कंपनी में काम करें। राहुल के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी और वो बॉस से कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे अपनी कंपनी के काबिल समझा। लेकिन राहुल अब थोड़ा मायूस होकर बॉस से कहता है, लेकिन सर मेरे दोस्त। बॉस ने कहा, आप अपने दोस्त को अंदर लेकर आइए। राहुल अपने दोस्तों को अंदर ले आता है और बॉस राहुल के दोस्तों से कहता है, मैं राहुल के बयान पर आप लोगों को ले रहा हूँ, क्योंकि राहुल का स्वभाव और काम के लिए लगन मुझे अच्छी लगी, तो मैं चाहता हूँ कि वही आप सब में भी हो। राहुल के दोस्त कहते हैं, सर ऐसा ही होगा। बॉस राहुल से कहता है, आप लोग यहाँ कहाँ ठहरे हुए हो? राहुल कहता है, सर अब वही तलाश करेंगे। बॉस मुस्कुराते हुए कहता है, आपकी ये प्रॉब्लम भी मैं दूर कर देता हूँ। मैंने शहर से बाहर एक बंगला खरीदा है, वो अभी खाली है। उसकी देखभाल के लिए वैसे भी मुझे जरूरत थी, तो आप लोग वही ठहर जाइए और साथ में मेरे बंगले की देखभाल भी कर लेना। राहुल जवाब देने में सोचता है, तब तक तीनों दोस्त हाँ कर देते हैं।
जी सर, हम वहाँ रह लेंगे और आपके बंगले की देखभाल भी कर लेंगे। राहुल कंपनी के बाहर आते ही अपने दोस्तों को डांटता है और कहता है, उन्होंने हमें जॉब दी है, ये एहसान ही काफी था यार। जतिन सबसे छोटा और मोटा भी था। वो कहता है, अरे यार समझा कर, कोई एहसान नहीं किया, वो चपरासी रखता, उसकी जगह उसने हमको रख लिया। चल अब गुस्सा छोड़, मुझे बहुत भूख लगी है। भरत और दीपक हंसने लगते हैं। देख, मोटे को भूख लग गई। वही हम सोच रहे थे कि ये हाथी चुप कैसे है। जतिन कहता है, तुम लोग ना मेरा मजाक मत उड़ाओ, मुझे सच में भूख लगी है। राहुल भी मुस्कुराते हुए कहता है, चल ठीक है, कुछ खाते हैं। लेकिन बंगले तक पहुंचते हैं, उसी के आसपास कोई ढाबा होगा, वही खा लेते हैं। चारों दोस्त बंगले के करीब आ जाते हैं, पर उससे पहले उन्हें एक ढाबा दिखाई देता है। वो वहीं जाते हैं और खाने का ऑर्डर दे देते हैं। एक लड़का उनके लिए खाना लगाता है और तभी राहुल उस लड़के से पूछता है, ए छोटू इधर आ। छोटू कहता है, जी साहब। राहुल कहता है, राय साहब का बंगला यहाँ से कितना और दूर है। छोटू और ढाबे पर बैठे सभी लोग राहुल को देखने लग जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो बंगले का नाम सुनकर घबरा गए थे। राहुल एक बार फिर पूछता है, तभी ढाबे का मालिक आता है और गुस्से में राहुल से कहता है, साहब खाना खाने आए हो ना, तो खाना खा के निकल जाओ, उसी में भलाई है, शाम होने वाली है। राहुल और उसके तीनों दोस्त खड़े हो जाते हैं और राहुल उस ढाबे वाले से पूछता है, क्या मतलब शाम होने वाली है? ढाबे का मालिक कहता है, अपना खाना पैक करवा लो, क्योंकि शाम होते ही ढाबा बंद हो जाता है। राहुल कहता है, हाँ तो ऐसे कहो ना, ठीक है पैक कर दो खाना। राहुल और उसके तीनों दोस्त खाना लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। राहुल के मोबाइल पर बॉस ने जो पता भेजा था उसके हिसाब से वो ठीक चल रहे थे। इधर ढाबे पर छोटू अपने उस्ताद से कहता है, तुमने उन छोकरा लोगों को हकीकत क्यों नहीं बताया? उस्ताद कहता है, जिसकी मौत आनी होती है ना, उसे रोक नहीं सकते। फिर ये लड़के आज के समझदार हैं, कौन सी हमारी बात मान जाते, उन्हें यहाँ उनकी मौत खींच कर लाई है। जतिन सबसे छोटा था, वो काफी घबराया हुआ था और वो राहुल से कहता है, यार ढाबे वाला ना कुछ तो गड़बड़ है। वो बंगले का नाम सुनकर सारे डर गए थे, कहीं बंगले में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। राहुल कहता है, देख जतिन, परेशान मत हो, सारा वहम दूर हो जाएगा, एक बार वहाँ पहुँचने तो दे। वो चारों दोस्त उस बंगले तक पहुँच जाते हैं। काफी पुराना सा लग रहा था वो बंगला, ऐसा लग रहा था कि वहाँ सालों से कोई रहा ही नहीं है। वो लोग बंगले के गेट पर पहुँच जाते हैं, पर बंगले के गेट पर कोई लॉक था ही नहीं। राहुल जैसे ही गेट खोलता है तो बहुत सारी चमगादड़ें उनके ऊपर से एकदम निकलती है। राहुल के अलावा सभी लोग डर जाते हैं। राहुल अंदर जाने लगता है, तभी भरत कहता है, यार लौट चलते हैं, यहाँ कैसे रह सकते हैं यार, देख पूरा कबाड़ पड़ा है, इसे संभालते संभालते तो कई साल लग जाएंगे। राहुल तीनों को समझाकर अंदर लेकर जाता है। वहाँ उन लोगों को एक कमरा दिखता है जो कुछ हद तक सही था और वो लोग उस कमरे को और अच्छा करके पहले वही खाना खाते हैं और फिर सोने लगते हैं। आधी रात में जतिन की आँख खुल जाती है और उसे वॉशरूम जाना होता है। जतिन बारी बारी अपने तीनों दोस्तों को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी नहीं उठता। तभी दीपक उठ जाता है और वो दीपक से कहता है कि मेरे साथ वॉशरूम चल। दीपक भी उसे कहता है कि चल ठीक है, मैं तेरे साथ चलता हूँ। अब जतिन और दीपक बंगले में वॉशरूम ढूंढने लगते हैं। फिर उन्हें थोड़ा आगे जाकर वॉशरूम दिख जाता है और दीपक जतिन से कहता है, चल जाओ जल्दी से करके आ जा। जतिन जैसे ही वॉशरूम करके वापस बाहर आ रहा होता है, तब उसे वहाँ पर एक आईना दिखाई देता है। हाथ धोते हुए वो उस आईने को देखता है और उसके बाद जतिन उस आईने में देखकर अपने बाल को ठीक करने लगता है। फिर थोड़ी देर के बाद उस आईने से जतिन का चेहरा दिखना बंद हो जाता है। जैसे ही जतिन आईने में अपना चेहरा देख नहीं पाता तो वो थोड़ा घबरा जाता है। वो आईने की तरफ अपना हाथ लेकर जाता है, लेकिन सामने रखे आईने में उसका चेहरा तो नहीं दिखता, बल्कि आईने के अंधेरे में उसका हाथ अंदर जाने लगता है। और फिर जतिन को ऐसा लगता है कि आईने के उस पार से कोई उसे खींच रहा है। वो बहुत जोर से चिल्लाता है। तभी सारे दोस्त भागते हुए जतिन के पास पहुंच जाते हैं। दीपक जो कि जतिन के पास ही था, वो सबसे पहले ही जतिन के पास पहुंच जाता है और देखता है कि जतिन बेहोश हो चुका है। राहुल जतिन को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन जतिन को होश नहीं आता। और जैसे ही भरत की नजर जतिन के हाथ पर पड़ती है, वो डर के मारे जतिन के हाथ की तरफ इशारा करता है और सभी उस इशारे की तरफ देखते हैं तो सभी डर के मारे घबरा जाते हैं, क्योंकि जतिन का हाथ पूरी तरह से जल चुका था। वो लोग जतिन को उठाकर बाहर ले जाते हैं। दीपक और भरत राहुल से कहते हैं, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। दीपक और भरत दोनों कमरे से सामान लेकर आते हैं और राहुल से निकलने को कहते हैं और गेट की तरफ जा रहे होते हैं। तभी राहुल उनसे कहता है, ठहरो,
कहाँ जा रहे हो तुम लोग और बाहर जाकर क्या करोगे? वो दीपक से कहता है, तेरी माँ का इलाज चल रहा है ना, और दवाई, हॉस्पिटल का बिल, ये सब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और भरत, तेरे बाप पर तो कर्जा है ना, और घर भी गिरवी रखा है, तो तुम दोनों कैसे करोगे ये सब? अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे खत्म करोगे? दीपक और भरत कहते हैं, हमें जॉब मिली है ना, उससे धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। राहुल मुस्कुराते हुए बोलता है, कोई जॉब नहीं है हम लोगों के पास। दीपक और भरत हैरान हो जाते हैं। ये सुनकर भरत कहता है, क्या मतलब? यानी तू हमसे कुछ छुपा रहा है? राहुल कहता है, जिस कंपनी में हम जॉब लेने गए थे वो तो मैं वहाँ झूठ बोल कर लेकर गया था। असली काम तो यहाँ एक रात ठहरने की डील हुई थी बॉस और मेरे बीच में। दीपक कहता है, कैसे डील? राहुल कहता है, बॉस को ये बंगला बेचने की डील मिली है, क्योंकि ये बंगला इतनी खास जगह है कि यहाँ होटल बहुत अच्छा चल सकता है। बॉस इस बंगले को बेचकर 300 करोड़ रुपए कमाने वाला है, लेकिन यहाँ पर आसपास ये अफवाह है कि ये भूतिया बंगला है और बॉस को उसे झूठा साबित करना है। तब बॉस ने ये डील मेरे साथ की कि अगर हम लोग एक रात यहाँ पर रुक जाए तो हम चारों को 1-1 करोड़ मिलेगा, और जब सुबह हम जिंदा निकलेंगे तो डीलर का वहम दूर हो जाएगा। दीपक कहता है, मतलब तूने 4 करोड़ के लिए हम सबकी जान को खतरे में डाल दिया? तू रख अपनी डील, हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। दीपक और भरत जतिन को उठाकर गेट की तरफ आगे बढ़ते हैं और गेट तक पहुँचने के बाद गेट खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग हैरान हो जाते हैं। जब वो गेट पर आते हैं तो गेट खुला था, लेकिन अब ये बंद कैसे है? तभी राहुल कहता है, क्यों नहीं खुला क्या गेट? मुझे पता था तुम लोग ऐसा ही करोगे। वो डील को पूरा करने के लिए मैंने गेट को बाहर से लॉक करवा दिया है। अब जंगल से कौन आएगा इसे खोलने? ये कहकर राहुल उन पर हंसने लगता है। दीपक और भरत गुस्से से राहुल की तरफ देखते हैं और उसके पास जाकर उसे मारने लगते हैं। राहुल कहता है, ये आपस में लड़कर मरने से अच्छा है कि एक रात यहाँ रुककर अपने आप को इस भूतिया बंगले से बचाओ। दीपक कहता है, अरे पागल हो गया है क्या तू पैसों के लालच में? तभी भरत दीपक का कंधा पकड़कर जतिन की तरफ इशारा करता है। तब राहुल, दीपक और भरत देखते हैं कि जतिन हवा में होता है और ये देखकर तीनों डर जाते हैं। जतिन थोड़ी देर हवा में होता है और राहुल जतिन से जतिन जतिन कहकर पुकारता है, और तभी जतिन की आंख खुलती है जो कि पूरी काली हो चुकी होती है। ये देखकर दीपक और भरत डर कर पीछे हट जाते हैं और राहुल जतिन की तरफ आगे बढ़ता है। जैसे ही वो जतिन के पास पहुंचता है तो जतिन नीचे गिर जाता है और अपने दोनों हाथ और पैरों के सहारे एक जानवर की तरह बंगले के अंदर कहीं चला जाता है। दीपक कहता है, अब क्या करें? अब तो हमारा मरना तय है। तब राहुल कहता है, हम बच सकते हैं, बस यहाँ किसी भी चीज को वास्तविक और यहाँ होने वाली घटना को नकार दो। दीपक कहता है, ये तुम कैसे कह सकते हो? तभी राहुल कहता है, यहाँ आने से पहले मैं इसके बारे में जान कर आया था। किसी ने यहाँ पर रहकर एक वीडियो बनाई थी और वो यहाँ से जिंदा भी बाहर जा सका था। उसने ये बताया है जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। तभी जतिन की रोने की आवाज आती है और वो जोर जोर से रोने लगता है। तभी दीपक कहता है, हमें उसको ढूंढना चाहिए, वो तकलीफ में है, वो यहाँ हमारे भरोसे आया है और वो हम सबसे छोटा है। तभी राहुल मुंह पर अंगुली रखकर सबको चुप रहने के लिए कहता है और उसी वक्त जतिन की रोने की आवाज बंद हो जाती है। इतने में राहुल कहता है, देखा मैंने कहा था ना, आवाज पर ध्यान नहीं दिया तो आवाज बंद हो गई। राहुल, दीपक और भरत वापस उस रूम में चले जाते हैं जहाँ पर वो लोग सो रहे थे। किसी को नींद नहीं आती क्योंकि वो बहुत घबराए हुए होते हैं। अब 2 बज चुके होते हैं। राहुल कहता है, अब बस 3 घंटे और फिर सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आधा घंटा बीतने के बाद रूम का दरवाजा कोई जोर जोर से खटखटाता है और फिर दीपक कहता है, शायद ये जतिन होगा। तभी राहुल कहता है, कोई नहीं है बाहर, बिल्कुल शांत हो जाओ, देखो ये वहम भी दूर हो जाएगा। जतिन बाहर दीपक का नाम लेकर पुकारता है, दीपक तुझे तो मैं अपना बड़ा भाई मानता हूँ ना, और तूने हमेशा मेरा ख्याल रखा है। ये जल्दी दरवाजा खोलना, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है दीपक। और वो गेट के पास आकर रोते हुए दर्द भरी आवाजें निकालने लगता है। जतिन कहता है, मुझे बचा ले दीपक, मुझे प्लीज बचा ले दीपक। और धीरे धीरे ये आवाज फिर से कम हो जाती है। तभी राहुल कहता है, देखा मैंने कहा था ना, अब सिर्फ 2 घंटे रह गए हैं। तभी जतिन की आवाज काफी तेज चीखने की आती है, जैसे कि कोई उसे तड़पा तड़पा के मार रहा हो। अब दीपक से रहा नहीं जाता और वो गेट खोल देता है, और गेट खोलने के बाद वो ऊपर की तरफ जाने लगता है जहाँ से जतिन की आवाज आ रही थी। भरत और राहुल भी उसके पीछे पीछे जाते हैं और दीपक वहाँ पहुँच चुका होता है।
और दीपक के चीखने की आवाज भरत और राहुल को सुनाई देती है और उसके बाद वो लोग भी तेजी से वहाँ पहुँच जाते हैं। दीपक जतिन को देखकर चिल्लाया था क्योंकि जतिन अपने जले हुए हाथ को आरे से धीरे धीरे काट रहा होता है। जतिन रोते हुए कहता है, दीपक मुझे पता था तुम आओगे मेरे भाई, ये मेरा हाथ ना बहुत दर्द कर रहा था तो मैंने इसे काट दिया। भरत और राहुल की नजर जतिन के कटे हुए हाथ पर पड़ती है तो वो उसे देखकर डर जाते हैं क्योंकि उस कटे हुए हाथ की उंगलियां हिल रही थी और उसमें से अजीब सी भयानक आवाजें निकलती जा रही थी। राहुल पहली दफा ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है। वो बंगले के गेट पर आकर चिल्लाता है, कोई खोलो भाई, कोई खोलो इस गेट को। राहुल को अपने कंधे पर हाथ रखने का अनुभव होता है और जब वो उस हाथ को पकड़कर उसकी तरफ देखता है तो वो जतिन का कटा हुआ हाथ था। वो बहुत ज्यादा डर जाता है। वो उस हाथ को अपने कंधे से फेंक देता है। वो हाथ नीचे गिरने के बाद राहुल की तरफ आगे बढ़ने लगता है। राहुल गेट को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे तोड़ नहीं पाता और वो जैसे ही पीछे हाथ को देखता है तो वो हाथ वहाँ नहीं होता और उसे अनुभव होता है कि उसके सीने पर वो हाथ है और राहुल नीचे गिर जाता है और वो हाथ राहुल के सीने को चीरकर उसके अंदर घुस के उसके दिल को बाहर कर देता है और राहुल की मौत हो जाती है। तभी भरत और दीपक जतिन को लेकर बंगले की छत पर चले जाते हैं। छत पर पहुंचते ही वो वहां बंगले से बाहर निकलने का रास्ता बनाते हैं। तब उन्हें एक रस्सी नजर आती है और दीपक उस रस्सी को लेकर बांध देता है और उसका दूसरा छोर नीचे डाल देता है। अब वो भरत को नीचे उतरने के लिए कहता है। भरत नीचे उतर जाता है। उसके उतरने के बाद वो जतिन को नीचे उतारता है और फिर वो भी नीचे उतर जाता है। ज्यादा अंधेरा होने की वजह से ऊपर से नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब दीपक और जतिन नीचे आते हैं तो उन्हें भरत दिखा ही नहीं। जब उनकी नजर ऊपर जाती है तो भरत ऊपर था और वो बार बार नीचे आने की कोशिश करता है लेकिन वो आ नहीं पाता और पीछे से राहुल आता है और अपने दोनों हाथों से भरत की गर्दन अलग कर देता है। दीपक और जतिन वहाँ से निकलने लगते हैं और पीछे देखते हैं। राहुल छत पर उन्हें देख रहा होता है और भरत बिना गर्दन के खड़ा होता है। दीपक को शायद उसकी अच्छाई ने बचाया होगा और जतिन को दीपक के प्यार ने, और इस तरह जतिन और दीपक बंगले से वापस आ जाते हैं। कई साल पहले की बात है जब मैं मेरा भाई अपने माता पिता के साथ एक खूबसूरत से नगर पालमपुर में रहते थे। यही 3-4 साल पहले हमने वो नगर छोड़ दिया था। बात उन दिनों की है जब पालमपुर में बहुत ठंड थी। हम बहुत खुश थे। पिताजी और मेरी माँ दोनों मिलकर गुजारे इतना पैसा कमा लेते थे। मेरा मेरे भाई के साथ रिश्ता बहुत गहरा था। मेरा भाई जैसे मेरे लिए सब कुछ था। उस पर मुझे इतना विश्वास और प्यार था कि किसी शिकवे की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। भाई मेरे से 2-2.5 साल ही बड़ा था। हम थोड़ी शरारतें करते रहते थे, वैसे ही एक दूसरे को चिढ़ाते रहते थे। बस एक दूसरे की शरारतें पिताजी को बताने में हमें बड़ा मजा आता था और हमारी माँ हमें हमेशा रोकती रहती थी। उन्हीं दिनों में नवंबर महीने की बात है, मेरा जन्मदिन आया। घर में सब बहुत खुश थे। मैं भी बहुत उत्साहित था। मुझे अपने दोस्तों को अपने घर बुलाने का शौक था और उनके साथ मस्ती करने का। पिछले साल दादाजी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं जन्मदिन मना नहीं पाया था। इस बार मैंने माँ को मना लिया था। घर में सब बहुत खुश थे। मैं और मेरा भाई रोज कोई नई योजना बनाते थे, पर मैं रोज भैया से एक अच्छे तोहफे की मांग करता था और वो मुझे ऐसे ही बातों में लगाकर छोड़ देते थे। मेरा भाई भी मुझसे बहुत प्यार करता था। वो रोज सोचता था कि वो मुझे क्या गिफ्ट दे। पिछले 2-3 सालों से उन्होंने मुझे सिर्फ कार्ड ही बना कर दिए थे। मैंने बोल दिया था कि इस बार मैं कार्ड नहीं लूंगा, कोई अच्छा तोहफा लेकर आना। अब मैं 15 साल का हो जाऊंगा, कोई छोटा नहीं हूँ जो कुछ भी उठा कर ले आओगे। बस ऐसे ही हम दोनों एक दूसरे को चिढ़ाते रहते थे। मैं सुबह उठा, आज 21 तारीख थी, मेरा जन्मदिन। मैंने अपने सब दोस्तों को फोन करके शाम को 5 बजे अपने घर पर बुलाया। मैंने भाई से कहा कि तुम भी अपने किसी दोस्त को बुला लो। हर्ष मेरे भाई का सबसे अच्छा दोस्त था। भैया ने उसे भी घर बुला लिया। माँ रसोई में काम कर रही थी। हम सब मिलकर मस्ती कर रहे थे। मेरी नजर भैया के तोहफे पर थी। मुझे लग रहा था कि वो मेरे लिए कुछ अच्छा लेकर आए होंगे। हमने खूब मस्ती की। सभी दोस्तों ने मुझे अच्छे अच्छे तोहफे दिए और मेरे भैया ने भी मुझे तोहफा दिया। मैं सबसे ज्यादा उत्सुक अपने भैया का तोहफा खोलने के लिए था, पर माँ ने मना कर दिया कि अभी नहीं, कुछ समय बाद खोल लेना। मैंने पिताजी को भी बताया कि भैया ने मुझे तोहफा दिया है। वो भी बहुत खुश हुए। हमने रात को सबके तोहफे खोले। फिर मैंने सोचा कि अब भैया का दिया तोहफा खोलता हूँ।
जैसे ही मैंने उस तोहफे को खोला, उसमें एक अजीब सा कैमरा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैमरा था या कोई दूरबीन। उसकी बनावट बिल्कुल अलग थी, जैसे बहुत मजबूत और पुराना हो। मुझे वो कैमरा इतना भी खास नहीं लगा, लेकिन मेरे भैया ने कहा कि ये बहुत खास कैमरा है। मैं बड़ी मुश्किल से अपने दोस्त के पिता से इसको लेकर आया हूँ, तो मैं हैरान हो गया कि आखिर इसमें क्या खासियत है। उन्होंने कहा कि इस कैमरे में जो भी तस्वीर लेते हैं वो साथ में ही बाहर आ जाती है। मैं ध्यान से सुन रहा था, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। हम बार बार उस कैमरे को देख रहे थे। मैंने भैया से पूछा, तुम्हें ये कैमरा कहाँ से और कैसे मिला? तो भैया ने बताया कि मैं जब मेरे दोस्त के घर जाता था, उसके दादाजी के सामान में मुझे ये कैमरा बहुत अजीब सा लगता था। मेरा मन था कि मैं इसे अपने घर ले आऊं। उसके दादा ने बहुत सारा पुराना सामान संभाल कर रखा हुआ था, परंतु अब उसके दादाजी नहीं रहे। उसके पिताजी कुछ सामान बेच रहे थे और कुछ सामान ऐसे ही गिरा रहे थे। तो मैंने अपने दोस्त से इस कैमरे को लेने की इच्छा की, तो उसके पिताजी ने कहा कि हमने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया, ये तो दादाजी के सामान में ऐसे ही पड़ा मिला। लेकिन हाँ, वो भी इसको इस्तेमाल नहीं करते थे। वो हमेशा कहते थे कि ये किसी वैज्ञानिक का कैमरा है जो जापान से आया था, परंतु हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए ऐसे ही रखा हुआ है। अगर तुम्हें इतना ही पसंद है तो तुम लेकर चले जाओ। बस इतना सुनते ही मैंने उनको इसकी कीमत दी और ये कैमरा ले लिया। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि ये कैमरा साथ में ही तस्वीर निकाल देता है। मैंने बाहर से इसको थोड़ा सही करवा लिया और इसका रंग रूप भी चमका दिया। मैं ये देखना चाहता था कि ये किस तरह से तस्वीर निकालता होगा। इतने में माँ की आवाज आई, सो जाओ, अब रात बहुत हो गई है, सुबह देख लेना। तभी हमने बत्ती बंद की और हम लोग लेट गए, पर मेरा ध्यान बार बार उस कैमरे की तरफ जा रहा था जो कि कमरे में पड़ा था और बहुत ही अनोखा सा लग रहा था। मैं और मेरा भाई देर रात तक बातें करते करते कब सो गए हमें पता ही नहीं चला। दूसरे दिन सुबह मैं उठा और जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गया। मैंने भैया से कहा, भैया आप कहीं मत जाना, अभी हम उस कैमरे को देखेंगे। मैंने जैसे ही कैमरा उठाया और तस्वीर लेने के लिए उस पर क्लिक किया तो मेरे कानों में एक जोरदार भयानक चीख की आवाज आई। मैं बहुत डर गया। मैंने फिर से क्लिक किया। उस पर क्लिक करते ही फिर से एक भयानक चीख मेरे कानों में गूंज गई, लेकिन अभी तक तस्वीर नहीं निकली थी। मेरे भाई ने देखा कि तस्वीर क्यों नहीं निकल रही, तो उसने कहा, एक काम कर, इसे रख दे, मैं कल इसे बाहर से सही करवा के लाता हूँ। मैं सहम सा गया। मैं भागकर माँ के पास गया और मैंने माँ से कहा, माँ मुझे कोई कैमरा नहीं चाहिए। पता नहीं क्यों मेरे मन में अजीब सा डर लग रहा है। मेरा भाई उस कैमरे को बाहर दिखा कर लाया और उसने कहा कि कैमरा तो सही है। फिर मैंने डरते डरते एक और तस्वीर खींची, लेकिन फिर से वही आवाज मेरे कानों में गूंज गई। और हैरानी की बात ये है कि इस बार तस्वीर निकल आई। तस्वीर बहुत ही अच्छी थी, लेकिन उसके ऊपर खून के निशान और काले काले धब्बे लगे हुए थे। मेरी चीख निकल गई। मेरी माँ भागकर कमरे में आई और बोली, क्या हुआ, क्या कर रहे हो तुम लोग? मैंने तस्वीर माँ को दिखाई। माँ ने कहा, ये कैमरा बहुत पुराना है, इसीलिए ऐसी तस्वीरें निकल रही है, आप दोनों फिर से कोशिश करो। उसके बाद हमने बहुत सारी तस्वीरें खींची। हर बार किसी तस्वीर पर खून लगा होता था तो किसी पर काले धब्बे और किसी पर हल्की सी परछाई दिखती थी। जो भी उस कैमरे से क्लिक करता था उसके कान में भयानक चीखने की आवाज सुनाई देती थी। मैंने अपने भाई से कहा, मुझे ये नहीं चाहिए, आप ही इसे रखो। जब मेरे भाई ने इससे तस्वीरें खींची तो उसके कान में भी वही चीखने की आवाज आई और वैसे ही फोटो पर खून के निशान और धब्बे दिखाई दे रहे थे। भाई ने कैमरा इतनी जोर से पटका और भागकर माँ के पास चला गया। अब माँ भी सोच रही थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। हम सब डर गए थे, पर हम जानना चाहते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमने कैमरे को एकांत में रख दिया। कैमरा आ जाने के बाद घर में पूरी तरह से बेचैनी, तन्हाई और खौफनाक माहौल बन गया था। मैं जब घर पर अकेला होता तो घबरा जाता। माँ भी अकेली नहीं रहती थी। हमें हर समय हर तरफ खून दिखाई देने लगा था। हमने कई दिन तक उस कैमरे को हाथ भी नहीं लगाया। फिर एक दिन मैंने हिम्मत करके उस कैमरे को निकाला। मैंने सोचा अब तक ये शायद ठीक हो गया होगा। फिर मैंने तस्वीर खींचने के बारे में सोचा। मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत जुटाकर उस कैमरे को उठा लिया। मेरे भाई ने मुझे ऐसा करने से मना किया और कहा, रख दे इसे किसी कोने में। मैंने कहा, भैया अब तो ये ठीक हो गया होगा, शायद हमने सही से इस्तेमाल नहीं किया होगा। मेरा भाई कुछ समय के लिए चुप हो गया और माँ को हमने कुछ नहीं बताया। माँ ने कैमरे को छूने से भी मना किया था। मैंने कैमरा उठाया
इधर उधर देखा और खिड़की के पास जाकर बाहर दिख रहे तालाब की तस्वीर खींचने लगा। इस बार मेरे कानों में पहले से भी अधिक तेज चीखने की आवाज सुनाई दी और कैमरे के नीचे से तस्वीर निकली, जिसे देखकर मेरा भाई बेहोश हो गया। तस्वीर में पानी की जगह खून का तालाब दिख रहा था और किसी लड़की के डूबने का आभास एक परछाई के जरिए हो रहा था। मैंने अपने भाई को संभाला और कैमरा फिर से पटक दिया। मैं अंदर से डरा हुआ था, लेकिन फिर भी मैं अपने भाई को हिम्मत देने की कोशिश कर रहा था। भैया भैया उठो ना। मेरा भाई होश में आया और वो बार बार चिल्ला रहा था, कैमरा फेंक दो, हमें ये कैमरा नहीं चाहिए। माँ ने हर्ष के पिता सुंदर अंकल से बात की और ये सब उन्हें बताया। वो विश्वास नहीं कर रहे थे, परंतु हैरानी से माँ की बात सुन रहे थे। सुंदर अंकल ने अपनी माँ से इस खूनी कैमरे के बारे में बात की, जो कि हर्ष की दादी थी। उन्होंने सुंदर अंकल को ऐसा करने के लिए बहुत डांटा, क्योंकि दादी को सब कुछ पता था। दादी ने कहा, ये कैमरा तेरे पिताजी ने जापान के वैज्ञानिक की अच्छी तकनीक समझकर रख लिया था, परंतु इसके खौफ और चीखने से हम भी डर गए थे। फिर कभी इस कैमरे को हमने डब्बे से बाहर नहीं निकाला था और ऊपर किसी कोने में रख दिया था। ये कैमरा उस जापान के वैज्ञानिक का है जो भारत में घूमने आया था। ये कैमरा उसने खुद बनाया था। उसने भारत की एक खूबसूरत और गरीब लड़की को बहुत परेशान किया था और उसकी गलत और नहाते हुए तस्वीरें खींच ली थी। वो लड़की बेचारी बहुत परेशान थी। बार बार वो उससे तस्वीरें मांगती रही और निराशा और चिंता ने उसे इतना मजबूर कर दिया कि आखिर में उसने आत्महत्या कर ली। तब से उसकी आत्मा मानो इस कैमरे में कैद है। वो जापानी आदमी इस कैमरे को अपने साथ नहीं लेकर गया, क्योंकि वो काफी डर गया था। वो एक अपाहिज रूप में यहाँ से वापस चला गया और उसकी चीखें और जिस्म की परछाइयाँ जैसे इस कैमरे में इतने सालों से तड़प रही है। सुंदर अंकल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने ये सब माँ को बताया। मेरा भाई इन सब बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उन्हें लग रहा था कि इस जमाने में ऐसी बातें नहीं होती है कि कोई रूह या आत्मा किसी चीज में कैद हो जाए। तब मैंने उन्हें समझाया कि जब किसी लाचार और गरीब लड़की की बद्दुआ लगती है और जब कोई अंदर से तड़पता है, तब जमाना नहीं देखा जाता। जब किसी की रूह तड़पती है तो वो ना तो रात का अंधेरा देखती है और ना ही दिन का सवेरा। हमारी आंखों में आंसू आ गए थे और हमने उस कैमरे को तोड़कर ऐसी जगह पर फेंक दिया जहाँ से उस लड़की की रूह आजाद हो सके और उसको कोई कभी परेशान ना कर सके। यार क्या जबरदस्त फिल्म थी ना। हॉरर फिल्म देखकर मैं और मेरे सारे फ्रेंड्स थिएटर से बाहर निकलते हैं और पार्किंग में आ जाते हैं। सभी फ्रेंड्स में अपनी छाप छोड़ने के लिए मैं बोल पड़ा, जैसे कि मुझे तो फिल्म देखकर डर लगा ही नहीं। लेकिन सच तो यही था कि सबसे ज्यादा मैं ही डर रहा था और डर के मारे चालू फिल्म से कुछ न कुछ बहाने निकलकर बार बार बाहर निकल रहा था। हाँ, ये तो सच कहा तूने कि फिल्म जबरदस्त थी, पर तेरे बहाने भी उससे ज्यादा जबरदस्त थे। मेरे फ्रेंड्स ने मेरे झूठे दिखावे को बड़ी आसानी से जमीन पर पटक दिया। नहीं, मैं इतना भी नहीं डरता ऐसे फिल्मी भूतों से। ऐसे ही सब टूटे फूटे झूठे बहाने और मस्ती मजाक करते करते हम सब ने एक दूसरे से विदा ली और घर की ओर निकल गए। आज पूरा दिन मैं फ्रेंड्स के साथ घूमा था। शाम को फिल्म देखकर साथ में डिनर का भी प्रोग्राम किया था। सब कुछ अच्छे से हो चुका था और हम सभी ने पूरे दिन काफी धमाल मस्ती की। घर पहुंचा तो पता चला कि रात के 12 बज चुके हैं। घर के सभी लोग सो गए थे, बस मम्मी जाग रही थी। मम्मी ने पूरे दिन का हाल पूछा और फिर थोड़ी सी बातें करके वो भी अपने कमरे में चली गई। मैं भी थक चुका था तो सीधा अपने कमरे में चला गया। अपनी छोटी सी भतीजी को भी नहीं मिला। वैसे भी वो सो चुकी थी, तो मैंने सोचा आज उसे सिर्फ दूर से ही गुड नाइट बोल देता हूँ। अक्सर मैं उसे रोज सोने से पहले गुड नाइट बोलता हूँ। वो मुझे बहुत प्यारी है। वो भी अपने इस चाचू से बहुत प्यार करती है और हमेशा अपनी शरारतों से मुझे परेशान करती रहती है। मैं अपने कमरे में गया, कमरे की लाइट बंद की और सीधा बेड पर लेट गया। मैं इतना थक चुका था कि कपड़े तक बदलने की हिम्मत नहीं थी। रात के 3 बज रहे थे। मैं गहरी नींद में सोया हुआ था कि अचानक मेरे कमरे की खिड़की धड़ाम करके खुल गई। अचानक से हुई जोर की आवाज से मैं एकदम से उठ गया। मैंने देखा तो खिड़की खुली हुई है और उसके दरवाजे हवा के कारण हिल रहे हैं। मुझे अजीब तो लगा कि अचानक से ये कैसे हुआ, पर फिर मैंने ज्यादा सोचा नहीं और मैंने खिड़की को बंद कर दिया और वापस अपने बेड पर जा ही रहा था कि मुझे किचन से कुछ बर्तन गिरने की आवाज सुनाई दी। किचन मेरे कमरे के पास ही था, तो मैं किचन की ओर गया और लाइट चालू की तो मैं देखता हूँ कि एक सफेद कपड़ों में औरत खड़ी है जो काफी दुबली पतली है और झुकी हुई है जैसे कोई बूढ़ी औरत हो। उसके लंबे सफेद बाल थे और वो औरत
हूबहू वैसे ही दिखाई दे रही थी जैसे आज मैंने हॉरर फिल्म में देखी थी। उसने मेरी ओर देखा तो मेरे पसीने छूट गए। उसकी 2 लाल भयावह आंखें थी। उसके हाथ में एक चूहा था जो शायद उसने हमारे किचन से ही पकड़ा था। उसके हाथ में वो चूहा तिलमिला रहा था और चीख रहा था कि तभी उस औरत ने उसे आधा खा लिया। उसका खून उसके मुंह पर था और वो मेरी तरफ उस खूनी मुंह से ही एक डरावनी स्माइल कर रही थी। वो डरावना दृश्य देखकर मेरी तो मानो आवाज ही बंद हो गई। मैं तुरंत अपने कमरे में गया और चादर ओढ़कर ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगा। मैं डर के मारे वैसे ही कांप रहा था कि तभी मेरे पैरों को किसी ने पकड़ा। 2 हाथ मेरे पैरों को सहला रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे कोई ढेर सारी चींटियां मेरे पैरों पर चढ़ रही थी और मुझे काट रही थी। मेरे कुछ ना करने के बाद वो हाथ मेरे पैरों से हट गए। मैंने सोचा कि शायद अब सब ठीक है। तभी मेरे बेड के नीचे से कुछ गुर्राने की आवाज़ें आने लगी। कुछ देर थम जाती तो अचानक से वो आवाज फिर शुरू हो जाती। मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और कांपते हुए सिर को चादर से बाहर निकाला और बेड के नीचे देखने के लिए घुटनों के बल बैठ गया। कमरे में वैसे ही बहुत अंधेरा था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं खड़ी होकर लाइट चालू करूं। मैंने बेड के नीचे देखा तो मैं दंग रह गया। जैसी आंखें मैंने किचन में देखी थी वैसे ही 2 लाल आंखें मुझे बेड के नीचे से घूर रही थी। अब मेरी हिम्मत टूट चुकी थी और मैं चिल्लाकर कमरे से बाहर निकला और सबके दरवाजे खटखटाने शुरू कर दिए, लेकिन कोई मेरी आवाज नहीं सुन पा रहा था। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं घर से बाहर निकल गया और घर के बाहर बगीचे में रखे बड़े झूले में ही लेट गया। अरे यहाँ क्यों सोया है? सुन रहा है कि नहीं? उठ, सुबह हो गई। मम्मी की आवाज सुनकर मैं नींद से उठा। मैंने देखा कि सब नॉर्मल है। मम्मी, कल रात मेरे साथ बहुत अजीब हुआ। मैंने डरते हुए कहा। क्या हुआ था? मम्मी ने पूछा। वो दरअसल मैं आगे कुछ बोलूं कि उतने में मेरी भतीजी एक खिलौने को हाथ में लेकर मेरे पास आ गई, जो कि एक रोबोट था। चाचू, इसे आप ठीक कर दो ना, कल से पता नहीं ये ठीक से चल ही नहीं रहा है। उसने उस रोबोट को मुझे देते हुए कहा। हाँ, कल सुबह ही हमने इसे खरीद के दिया था। पूरा दिन खेलती रहती है और शाम को खो दिया था। रो रो कर बुरा हाल हो गया था इसका। मम्मी ने कहा। चाचू, ये बहुत ही मस्त रोबोट है। ये ना अपने आप चलता है और इसमें म्यूजिक भी बजता है और साथ में डांस भी करता है। और सबसे खूबसूरत ना इसकी आंखें हैं, जिसमें ना अलग अलग रंगों की लाइटें होती है। पर कल खेलते खेलते मुझसे सीढ़ी से गिर गया था और तब से इसमें सिर्फ लाल रंग की आंखें ही आ रही है और सिर्फ जोर जोर से वाइब्रेट होता रहता है। उसकी बात सुनकर मैं चौंक उठा। मैंने उससे पूछा, पर ये तो खो गया था ना, तुझे कहाँ मिला? आपके कमरे के बेड के नीचे था। आज सुबह ही मुझे याद आया कि मैं आपके कमरे में गई थी तो वहीं भूल गई थी। मेरी भतीजी ने कहा। बताओ, और हमें कह रही थी कि बाहर भूल आई है। मम्मी ने कहा। मैंने रोबोट की आंखें देखी तो बिल्कुल लाल थी, बिल्कुल वैसी ही आंखें जैसे मैंने कल रात अपने बेड के नीचे देखी थी। मैंने मन में सोचा कि हो सकता है शायद मैं इसी रोबोट से डर गया होगा। तभी मेरी मम्मी ने पूछा, वैसे तूने बताया नहीं क्या हुआ था तेरे साथ? लेकिन तभी मम्मी को घर के अंदर से एक अजीब सी दुर्गंध आने लगी। मम्मी तुरंत किचन में गई और वहाँ जाकर देखा तो एक आधा कटा हुआ चूहा खून से भरा पड़ा था। मैंने उस चूहे को देखा और मैं समझ गया कि जो मैंने देखा वो कोई सपना या ख्वाब नहीं था, बल्कि वो सच था। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही और भी भूतिया रहस्यमय कहानियों को सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा।